हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आपके साथ हैं। सो दोस्तों, हम लोग अपनी सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट्स की बच्चों पढ़ाई कर रहे हैं और पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया था, जिसमें कि मैंने आपको स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़ाया था। अब दोस्तों बारी है पार्ट 2 की। सो आइए चलिए बिना देरी के हम लोग अपने पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। सो देखिए बच्चा लोग, सीन ये होता है अपने पास कि सॉलिड स्टेट में जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई देखो 3 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। एक होते हैं हमारे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक हमारे दोस्तों स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हमारे वो डिफेक्ट्स होते हैं जिनके बच्चा लोग होने के बाद कंपाउंड की फॉर्मूले में कोई भी चेंजेस नहीं आते, मतलब कैटायन और एनायन का रेशियो रिमेन सेम। रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमेन सेम। रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमेन सेम। ठीक है, एक ऐसा डिफेक्ट जिसके बाद बेटा रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमेन सेम, ये हमारा बेटा स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला होता है क्या, हमारा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अगला होता है हमारा क्या, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। भाई नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमारा क्या होता है, ये वो डिफेक्ट होता है जिसके होने से मॉलिक्यूल में बेटा आयनिक कंपाउंड में हमारी स्टोकियोमेट्री कैटायन और एनायन का रेशियो रिमेन्स बिकम चेंज। सो ratio of cation and anion remains same. Ratio of cation and anion changes. Ratio of cation and anion changes. So ये वो डिफेक्ट होता है जिसके कारण हमारा कैटायन और एनायन का रेशियो बेटा चेंज हो जाता है। ठीक है, ये चीज है। और तीसरा हमारा क्या होता था, याद करो, तीसरा हमारा होता था इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तीसरा होता था दोस्तों हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये 3 तरीके के डिफेक्ट्स दोस्तों हम लोगों के सॉलिड स्टेट में होते हैं। इसमें बच्चों मैंने आपको लास्ट मतलब पार्ट 1 में सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड में स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट हम लोगों ने दोस्तों पढ़ लिया था। 2 तरह के स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड इफ डिफेक्ट्स हमने आयनिक कंपाउंड में पढ़े थे, स्कॉटी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। स्कॉटी डिफेक्ट में क्या होता था, हमारी वैकेंसी क्रिएट हो जाती थी। मतलब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल। और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता था, स्मॉलर आयन गेट डिसलोकेट फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन एंड दे रिमेन इन द क्रिस्टल बिकॉज दे ऑक्यूपाई सम इंटरस्टिशियल साइट। तो वहां पे डेंसिटी पे कोई असर नहीं पड़ता था, कैटायन अपनी जगह से निकल करके किसी दूसरे खाली जगह पे जाकर के बैठ जाता था, इंटरस्टिशियल साइट पे जाके बैठ जाता था। बेटा एकदम डिटेल का वीडियो था, जिस भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा, आई रिक्वेस्ट देम टू फॉर कंटिन्यूटी के लिए पहले वो वीडियो जाके देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। ठीक है, तो चलिए भाई, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया और आज हम लोग बेटा नॉन स्टोकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट को कंप्लीट करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अपने नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके फ्रेंड्स, सो सीन देखिए अपना ये होता है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जिसके बाद बेटा हमारे कंपाउंड की फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों हमारे पास आयरन है, आयरन का बेटा ऑक्साइड है FeO, इट्स अ फेरस ऑक्साइड। बट दोस्तों लेट्स से सम डिफेक्ट्स होते हैं, किसी कारण से बेटा कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, एंड आफ्टर डिफेक्ट वी गेट आवर कंपाउंड Fe.96O। दैट मीन बेटा विद एवरी 96 आयरन देयर आर 100 ऑप्शंस आर देयर। सो होने तो क्या चाहिए, 100 के साथ 100 1:1 का रेशियो होना चाहिए था, लेकिन अब जो रेशियो बदल गया। सो बेटा दिस बिलोंग टू नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सो यहाँ पे अब हम लोग उन डिफेक्ट्स की बात करेंगे जिसके बाद हमारा कंपाउंड का फॉर्मूला बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए बेटा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक होते हैं मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। एक होते हैं मेटल एक्सेस और एक होते हैं मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक कंपाउंड है MO। बेटा लेट्स से हमारे पास कंपाउंड है MO, बट लेट्स से आफ्टर डिफेक्ट वी गेट आवर कंपाउंड M1.1O। तो आप देख रहे हो बेटा मेटल की संख्या नॉन मेटल से ज्यादा होगी। आफ्टर डिफेक्ट मेटल एक्सेस में है, मेटल जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, तो ये हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। बट लेट्स से आफ्टर डिफेक्ट हमारा मेटल कम हो जाता है, जितना होना चाहिए उससे कम हो जाए, तो ये हमारा मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट होंगे। तो इस तरह से हमारे मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स होते हैं। देखिए मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट अलग अलग सॉलिड्स में होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही सॉलिड मेटल एक्सेस देगा, एक ही मेटल ना, अलग अलग आयनिक कंपाउंड्स अलग अलग टाइप के डिफेक्ट्स शो करते हैं। इसके पीछे उनके कुछ रीजन होते हैं, कुछ कंडीशंस होती है जिसमें बच्चों के डिफेक्ट्स पैदा होते हैं। सो वो एक अलग केमिस्ट्री होती है, उसको आपको हर कंपाउंड के हिसाब से जानना पड़ेगा। मैं इनफैक्ट बच्चों आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन बेटा याद रखना हर सॉलिड अलग अलग तरीके के डिफेक्ट शो करता है।
ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने इस नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में बच्चों सबसे पहले मेटल एक्सिस डिफेक्ट के साथ हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। चलिए भाई, सो मेटल एक्सिस डिफेक्ट में हम लोग आते हैं। देखिए दोस्तों, मेटल एक्सिस का बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो जाता है व्हेन NaCl इज हीटेड विद सोडियम वेपर्स, ठीक है, when NaCl is heated with sodium vapors, we get metal excess defect. We can generate metal excess defect. हम बेटा metal excess defect जनरेट करते हैं, और इस metal excess defect के कारण बेटा कुछ प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आते हैं। अब देखिए क्या सीन होता है, इसको समझते हैं। दोस्तों देखिए, लेट्स से हमारे पास NaCl का क्रिस्टल है। दोस्तों लेट्स से हमारे पास NaCl का क्रिस्टल यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। NaCl के क्रिस्टल में हमारे पास कैटायन एनायन सब कुछ मौजूद है। कैटायन एनायन सब कुछ मौजूद है, ठीक है। कैटायन एनायन बच्चों सब कुछ मौजूद है। ठीक है दोस्तों, ये चीज। अब दोस्तों हमने क्या किया, लेट से हमने इस NaCl को हमने बेटा सोडियम के वेपर के साथ हीट किया। हमने इसको बेटा सोडियम के वेपर के साथ हीट किया। तो ये हमने बेटा सोडियम के वेपर के साथ हीट किया, Na के साथ हमने हीट किया। ये अभी क्या है, Na। अब सुनो बच्चों मेरी बात ध्यान से, अब बेटा सुनना मेरी बात ध्यान से, और सारा का सारा की कंसेप्ट यहीं पर है। बेटा हमने NaCl का क्रिस्टल लिया हुआ है, हमने एक छोटा सा NaCl का टुकड़ा ले लिया, और हमने बेटा यहाँ पे लेट से 2 सोडियम के एटम लिए हुए हैं, ठीक है। एक छोटा सा एक डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग ये, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे कितने NaCl के मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6 NaCl के मॉलिक्यूल है इस क्रिस्टल में, और मैंने 2 सोडियम ले लिए बेटा। 6 NaCl एंड 2 सोडियम। बताइए बच्चों, जो फाइनल मिक्सचर होगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी न्यूट्रल। सबसे पहली बच्चों मेरी इस चीज पे ध्यान देना, जो फाइनल जो कॉम्बिनेशन होगा, मिक्सचर होगा, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी न्यूट्रल। बेटा NaCl न्यूट्रल है, सोडियम भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल मिलकर के न्यूट्रल ही तो होंगे। तो जब हम 2 न्यूट्रल चीजों को मिलाएंगे तो हमारा फाइनल कंपोनेंट भी न्यूट्रल ही होगा, ठीक है। तो हमने पहले इन दोनों को बेटा मिक्स करना है। अब जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद बेटा जब हम इनको हीट करेंगे, तो देखिए होगा क्या, हीट करके होगा क्या, ये सोडियम के एटम्स बेटा, ये सोडियम के एटम्स क्रिस्टल के ऊपर आके बैठ गए। ये सोडियम के एटम क्रिस्टल के ऊपर आके बैठ गए, और आपने क्या किया बेटा, हीट किया है। अच्छा बताओ, सोडियम को अगर आप गर्म करोगे तो बताओ क्या होगा। सोडियम को अगर हम गर्म करेंगे तो सोडियम आयनाइज हो जाएगा Na+ और इलेक्ट्रॉन में। सोडियम बेटा आयनाइज हो जाएगा Na+ और इलेक्ट्रॉन में, लेकिन अभी भी सोडियम रहेगा तो न्यूट्रल ही ना। इस चीज पे ध्यान रखना, Na+ और इलेक्ट्रॉन में न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब ये जो हमारा Na+ है दोस्तों, अब ये जो हमारा Na+ है, अब ये जो हमारा Na+ है, ये करेगा क्या, ये जो हमारा बच्चों लोग Na+ है, ये करेगा क्या, ये Na+ हमारा क्रिस्टल में से, ये Na+ दोस्तों हमारा क्रिस्टल में से, ये Na+ दोस्तों हमारा क्रिस्टल में से Cl- को पुल करेगा। ये जो Na+ ऊपर बैठे हैं, ये बेटा Cl- को पुल करेगा। और चूंकि आप हीट कर रहे हो बेटा, हीट कर रहे हो, सो आपने एनर्जी दी हुई है। हीट करने से चीजें थोड़ी सी फैल भी जाती हैं, एक्सपेंड भी हो जाती है, जगह बन जाती है, प्लस एनर्जी भी आ जाती है। सो इन्हीं सब दौरान में कुछ Cl- नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ Cl- बेटा नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब इसके कारण नेट सीन होगा क्या बेटा, इसके कारण अब नेट सीन क्या होगा उसको आइए चलिए। ओके, सो बच्चे लोग देखिए, हमारे पास NaCl था बच्चों, हमारे पास NaCl था, 6 NaCl थे, उसमें मैंने 2 Na डाल दिए थे। 6 NaCl में क्या था, हर एक 6 Na के पास 6 Cl- थे। अब उसमें जब हमने 2 सोडियम के एटम्स को डाल दिया, सोडियम के एटम्स आयनाइज हो गए, हमारे प्लस में कन्वर्ट हो गए, Na+ में कन्वर्ट हो गए थे। सोडियम के एटम्स हमारे आयनाइज हो गए, Na+ में कन्वर्ट हो गए थे। अब ये जो Na+ थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा क्रिस्टल से Cl- को अट्रैक्ट किया। तो बेटा 2 Cl- एनर्जी वगैरह हीट भी कर रहे हो, तो बेटा क्रिस्टल से निकल करके ऊपर Na+ के पास आके बैठ गए, ठीक है। Cl- ऊपर आके बैठ गए, तो ये हमारे Cl- ऊपर आके बैठ गए, और यहाँ पे ये Na+ तो था ही अपने पास, यहाँ पर दोस्तों Na+ तो था ही। सो Na+ Cl- Na+ Cl- ही हो गया। अब बेटा जो Cl- नीचे से ऊपर आ गए हैं, तो नीचे इनकी खाली जगह बेटा आ जाएगी, यहाँ पर नीचे बेटा इनकी खाली जगह यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। सो जो Cl- नीचे से
ऊपर चले गए, क्रिस्टल से बेटा ऊपर Na+ के साथ चले गए, उनकी बेटा ये वेकेंट पोजीशन जो है, इनकी दोस्तों ये जो हमारी वेकेंट पोजीशन है, ये हमारी एक वैकेंसी है, ये हमारी एक वैकेंसी, और ये वैकेंसी कौन सी बेटा, एनाइन की वैकेंसी है। ये हमारी वैकेंसी कौन सी, एनाइन की वैकेंसी है। अब बेटा इस जगह पे समझना, देखो सीन क्या चल रहा है दोस्तों, इस जगह पे समझना सीन क्या चल रहा है। यहाँ पे Na+ तो मौजूद है, यहाँ पे Na+ तो मौजूद है। सो गाइस यहाँ पर Na+ तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसके लिए बेटा Cl- मौजूद नहीं है। सो Na+ है बट Cl- नहीं, तो बेटा चार्जेस यहाँ पर इम्बैलेंस हो जाएंगे, चार्जेस यहाँ पे इम्बैलेंस हो जाएंगे। ये जो पूरा का पूरा क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में 6 Na+ हैं, इस क्रिस्टल में 6 Na+ हैं, बट Cl- कितने, 4 ही हैं। मैं सिर्फ ब्लैक बॉक्स के अंदर की बात कर रहा हूँ, 6 Na+ है बट Cl- 4 ही है। तो बेटा यहाँ पे चार्जेस का इम्बैलेंस हो गया है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, ये चार्जेस का इम्बैलेंस कैसे क्रिएट हुआ, क्योंकि बेटा हमने तो न्यूट्रल में न्यूट्रल मिलाया था, तो फाइनल स्ट्रक्चर न्यूट्रल ही होना चाहिए था। दोस्तों यहाँ पर मैंने दो चीजें मिसिंग की हुई है, क्या बेटा, Na आयनाइज हुआ था Na+ और इलेक्ट्रॉन में, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो भी हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए हैं। सो होगा क्या, सोडियम आयनाइज हुआ, आयनाइज होकर उसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, वही इलेक्ट्रॉन बेटा इन जगह पे आकर के बैठ जाएंगे, वही इलेक्ट्रॉन इन जगह पे आके बैठ जाएंगे। सो दीज एनायनिक वैकेंसी, सो दीज एनायनिक वैकेंसी, these anionic vacancy will be occupied by trapped electrons. These anionic vacancies will be occupied by trapped electrons. These anionic vacancies will be occupied by electrons. और इसको हम लोग कहते हैं क्या, इस पूरे के पूरे फिनोमेना को हम लोग कहते हैं क्या, इस पूरे के पूरे फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरी चीज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एफ सेंटर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। इसको हम लोग कहते हैं बेटा एफ सेंटर। ये हमारे एफ सेंटर होते हैं। व्हाट आर एफ सेंटर बेटा, आयनिक क्रिस्टल में, बेटा आयनिक क्रिस्टल में, ठीक है, इनआयनिक वैकेंसीज, आयनिक क्रिस्टल में इनआयनिक वैकेंसीज विच आर ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम कहते हैं एफ सेंटर। बिकॉज ऑफ दिस एफ सेंटर आयनिक कंपाउंड गेट स्पेशल कलर। हर एक आयनिक कंपाउंड में बेटा एक स्पेशल कलर आ जाता है। जैसे कि अगर हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमें वहां पे पता चलता है कि NaCl का जो लैटिस होता है वो कई बार हमको येलो मिलता है। अगर हम बेटा रॉक सॉल्ट का क्रिस्टल देखें तो कई बार येलो मिलता है। अब आप कहें सर टाटा नमक तो अपना व्हाइट होता है, नहीं बेटा, वो तो रिफाइंड नमक है, ब्लीच किया हुआ नमक है। आप रॉ NaCl देखेंगे तो हो सकता है कुछ रॉ NaCl बच्चों आपको हो सकता है आपको कलरफुल दिखे, तो क्योंकि उसमें वहां पे एफ सेंटर होगा, वहां पे बेटा ये डिफेक्ट्स होंगे, इन्हीं डिफेक्ट के कारण कलर आता है। जैसे NaCl के लिए कहा जाता है येलो कलर, NaCl में इन एफ सेंटर के कारण येलो कलर आता है, LiCl में इस डिफेक्ट के कारण पिंक कलर आता है। सो अलग अलग सॉल्ट में अलग अलग टाइप का कलर एग्जीक्यूट होता है। कलर का फिनोमेना वही, जो ट्रैप इलेक्ट्रॉन्स ये विजिबल लाइट पा करके एक्साइट होंगे वगैरह वगैरह, वही सब कारण से बेटा कलर हमारा जनरेट होता है। ठीक है, तो एफ सेंटर पैदा होते हैं और ये हमारा बेटा मेटल एक्सिस डिफेक्ट के अंतर्गत आएगा। ये हमारा दोस्तों मेटल एक्सिस डिफेक्ट के अंतर्गत आएगा। क्यों मेटल एक्सिस डिफेक्ट, क्यों दोस्तों ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट हुआ, क्योंकि आप जानते हैं आपने NaCl में 2 सोडियम मिला दिए, तो टोटल सोडियम कितने होंगे क्रिस्टल में, 8, और Cl कितने हैं, 6। Cl कितने, 6, 4 ब्लैक बॉक्स के अंदर और 2 ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा मेटल एक्सिस डिफेक्ट के अंतर्गत आएगा। और इसमें जो मेन चीजें आपको पढ़नी है, क्या पढ़नी है, एफ सेंटर को। ठीक है, चलिए इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कराता हूँ। सो गाइज हम लोग चलिए जल्दी से अपने मेटल एक्सिस डिफेक्ट को रिवाइज करते हैं। सो क्या हुआ था, जब हमने NaCl के क्रिस्टल को सोडियम के वेपर्स के साथ हीट किया था तो हमने मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्रिएट किया था। क्या हुआ था, NaCl के क्रिस्टल को जब हमने सोडियम के साथ हीट किया तो सोडियम के एटम क्रिस्टल के ऊपर आ गए, फिर क्रिस्टल के ऊपर आने के बाद इन्होंने क्या किया, दे गेट आयनाइज Na+ एंड इलेक्ट्रॉन। सो बेटा ये आयनाइज हो गया। अब आयनाइज होने के बाद ये जो Na+ है इसने बेटा इसने एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो क्रिस्टल से कुछ Cl- ऊपर की तरफ माइग्रेट हो गए, सारे नहीं कुछ माइग्रेट हो गए। अब कुछ जो Cl- जब ऊपर माइग्रेट हो गए तो उनकी खाली जगह यहाँ पे छूट गई। जो खाली जगह यहाँ पे छूट गई, उस खाली जगह पे कौन आ जाएंगे, मेटल से आयनाइज हुए इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे आके बैठ जाएंगे। ठीक है, ये Cl- ऊपर चला गया, उसकी खाली जगह पे इलेक्ट्रॉन ने आके वहां पे ऑक्युपाई कर लिया। तो ये पूरा का पूरा मेटल एक्सिस डिफेक्ट हो गया। यहाँ पर ये जो इनआयनिक वैकेंसीज विच आर ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम कहते हैं एफ सेंटर, जिसके कारण बेटा आयनिक क्रिस्टल में थोड़ा बहुत स्पेशल कलर्स क्रिएट हो जाते हैं। उसकी सॉलिड स्टेट में
तो उसकी कंडक्टिविटी कुछ होगी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हीट वीट करने पे उसकी कंडक्टिविटी थोड़ी बहुत बेटा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर चीजें आती हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, और हम लोग का अगला सेक्शन क्या, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। ठीक है, चलिए उस पर आते हैं। चलिए भाई सीन शुरू करते हैं। बच्चों देखिए मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट क्या आते हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स होते हैं जहाँ पे हमको ये चीज देखने को मिलती है। सबसे फेमस एग्जांपल होता है बेटा फेरस ऑक्साइड का। यस, फेरस ऑक्साइड में मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट हमको भर भर के मिलता है। देखिए होता क्या है बेटा, जब भी हम फेरस ऑक्साइड को बनाने जाते हैं, वी नेवर एवर मेक इट इन प्योर स्टोकियोमेट्रिक रेशियो। हम बेटा फेरस ऑक्साइड को कभी भी परफेक्ट वे में नहीं बना सकते हैं। फेरस ऑक्साइड कभी भी 1:1 के रेशियो में नहीं मिलता है, FeO की एग्जैक्ट फॉर्मूले से नहीं बनता है। फेरस ऑक्साइड हमेशा हमको बनता है कैसे, विद मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, मतलब Fe.94O1 या Fe.96O, इस तरीके से हमको फेरस ऑक्साइड मिलता है। मतलब हमेशा मेटल अपनी रिक्वायर्ड मात्रा से कम ही मिलेगा। अब ऐसा क्यों होता है? इसी तरह से निकल में भी हमको एक चीज मिलती है। जब हम NiCl2 को बनाने जाते हैं, वी ऑलवेज गेट NiCl2 इन दिस वे, 0.98 Cl2 वगैरह वगैरह इस तरीके से। तो ये ऐसा होता क्यों है दोस्तों? ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज these metal exhibit more than one oxidation state। मेटल में एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण ऐसा दोस्तों हमको देखने को मिलता है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तो देखिए सीन समझते हैं क्या होता है हमारा। देखिए आयरन में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखने को पाते हैं, Fe+2 और Fe+3। होने को तो और भी होते हैं, बट Fe+2 Fe+3 मेन होते हैं। बेटा देखिए Fe+2 का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं तो ये 3d6 4s0 होता है, और Fe+3 का लिखूं तो 3d5 4s0 होता है। कोई पूछे इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, दिस वन इज मोर स्टेबल। सो आयरन में बेटा +3 स्टेट +2 से ज्यादा स्टेबल होती है। इन केस ऑफ आयरन +3 स्टेट इज मोर स्टेबल देन +2 स्टेट। ये भाई आयरन का सीन होता है। चलो भाई अब ऐसा होता है तो क्या होता है, अब ऐसे में दोस्तों व्हेनेवर वी गो टू प्रिपेयर फेरस ऑक्साइड, बच्चों व्हाट आर वी गोइंग, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फेरस ऑक्साइड। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फेरस ऑक्साइड। बेटा हम जा रहे हैं फेरस ऑक्साइड बनाने, आप जा रहे हो बेटा क्या, फेरस ऑक्साइड Fe+2 वाला। बताओ आयरन का पहला प्यार क्या है बेटा, आयरन का पहला प्यार क्या है, आयरन किस स्टेट में रहना चाहता है, आयरन +2 में रहना चाहता है +3? नहीं, आयरन तो रहना चाहता है +3 में, लेकिन आप किस में बनाने जा रहे हो, आप बनाने जा रहे हो +2 वाला। तो क्या आप अपने मकसद में कामयाब होगे? नहीं बेटा। व्हेनेवर वी गो टू प्रिपेयर फेरस ऑक्साइड, ऑलवेज सम फेरस आयन, ऑलवेज बेटा सम फेरस आयन get oxidized, always some ferrous ion get oxidized to ferric ion, always some ferrous ion get oxidized to ferric ion। कुछ ना कुछ बेटा फेरस आयन फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज हो ही जाता है, कुछ ना कुछ फेरस आयन तो बेटा फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज हो ही जाता है, इसमें तो बेटा कोई दो शक ही नहीं। सो होता क्या है दोस्तों, होता क्या है, अब सीन समझो। लेट्स से बेटा आप 100 फेरस ऑक्साइड बनाने जा रहे थे, लेट्स से बेटा आप 100 फेरस ऑक्साइड बनाने जा रहे थे। अब 100 में से बेटा हुआ क्या, 96 फेरस ऑक्साइड बना। 100 में से बेटा हुआ क्या हमारा, 96 फेरस ऑक्साइड बना, और जो 4 फेरस ऑक्साइड बनने थे वो 4 फेरस ऑक्साइड के Fe+2, 4 फेरस ऑक्साइड के Fe+2, 4 फेरस ऑक्साइड के Fe+2 they get oxidized to क्या, फेरिक ऑक्साइड। they get oxidized to क्या, फेरिक ऑक्साइड। ये Fe+2 they get oxidized to क्या, फेरिक ऑक्साइड। so they get converted into Fe2O3। देखिए 4 आयरन यहाँ पर भी, यहाँ पे भी 4 आयरन है, ये हमारा सीन हो गया। अब दोस्तों अब जरा सीन समझो, हुआ क्या दोस्तों, देखिए सीन समझो हुआ क्या। आपने जो बनाया है, आप गए तो थे बनाने फेरस ऑक्साइड, लेकिन बना के आगे क्या, मिक्सचर। आप गए तो थे बनाने फेरस ऑक्साइड, लेकिन बना के क्या आगे, मिक्सचर। सो देखिए सीन क्या हुआ बेटा, आप गए तो थे बनाने फेरस ऑक्साइड, लेकिन बना के क्या आगे, मिक्सचर। ठीक है, अब इस मिक्सचर में अगर मैं बेटा कंपेयर करूं, सो वी हैव 96 Fe+2 वाला एंड 4 Fe+3 वाला। ठीक है, टोटल 100 Fe है, ठीक है।
और ये जो +2 वाले Fe थे +3 में कन्वर्ट हो गए ना, तो Fe2O3 में टोटल 4 हो गए। बेटा ऑक्सीजन पे भी आते हैं। सो वी हैव 4 ऑक्साइड आयन, और यहाँ पे कितने हो गए 96, आई एम सो सॉरी, वी हैव 96 ऑक्साइड आयन, हियर वी हैव 96 ऑक्साइड आयन। सो गाइज वी हैव 96 ऑक्साइड आयन। और बेटा यहाँ पे क्या सीन हो गया, बेटा ये फेरिक ऑक्साइड में भी O-2 ही है, लेकिन इनकी संख्या कितनी है 6। सो वी हैव 6 ऑक्साइड आयन। सो टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया 102 ऑक्साइड आयन। अब देखो बेटा आयरन है 100, इनायन है 102, कैटायन है 100, इनायन है कितना 102। सो बताओ मेटल ज्यादा है या कम है? बेटा मेटल अब की बार नॉन मेटल से कम है, मेटल हमारा नॉन मेटल की तुलना में कम है। तो 102 ऑक्सीजन के साथ 102 आयरन होने चाहिए थे, लेकिन है कितने 100। तो ये हमारा क्या हो गया मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, ये हमारा क्या होगा मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। सो इन दिस केस सो बेटा इन दिस केस जो आयरन का रेशियो है वो हर एक ऑक्सीजन के साथ 100 अपॉन ये रेशियो हमारा है। ये हमारा दोस्तों आयरन का जो रेशियो है वो ये है, और ये रेशियो बेटा सर्टेनली 1 से कम है। सो आयरन जितना होना चाहिए था 1:1 उससे थोड़ा सा कम हो गया, तो दिस इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। इसी तरह से सीन हमारा NiCl2 में भी हो जाएगा, सो NiCl2 को भी जब आप NiCl2 बनाने जाओगे तो आप गए तो थे बनाने NiCl2, लेकिन हो क्या जाएगा, कुछ NiCl2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू क्या NiCl4, कुछ NiCl2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू क्या NiCl4। अब सारी की सारी स्टोरी बेटा वैसे ही आप रेप्लिकेट कर देना और आप पाओगे क्या यहाँ पर भी क्या होगा, जितना निकल होना चाहिए था उससे कम होगा। सो ये मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट के पीछे राज क्या होता है कि मेटल के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में आप बनाने गए थे कुछ बंदे थोड़े से बंदे 2-3% बंदे हमारे दूसरे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में गेट कन्वर्ट हो जाते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन में, जिस कारण से हमारा जो ओवरऑल मिक्सचर होता है वो 1:1 रेशियो का नहीं होता है। ठीक है, एकदम प्रिसाइज बेटा चीज मैंने यहाँ पे बताई है। अब चलिए इसमें जो सवाल बनता है, जो हमसे सवाल पूछता है उसके बारे में आइए चलिए बात करते हैं। ओके सो गाइज मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में जो हमसे कॉमन सवाल पूछा जाता है वो सवाल देखिए। ओके गाइज तो सीन ये है, अपने पास एक बहुत स्टैंडर्ड सवाल रहता है कि हमको कभी भी इस तरह का कंपाउंड दिया होगा तो उसमें हमसे पूछता है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फेरस एंड फेरिक आयन। ठीक है, अब देखो इस सवाल को करना कैसे ये समझते हैं बच्चों। आपको याद होगा कि पिछला जो एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ था मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट का, उसमें हमारे पास 96 फेरस ऑक्साइड थे एंड 2 Fe2 फेरिक ऑक्साइड थे। अब बच्चों फंडा वही समझना जो मैंने पहले आपको बताया था मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जो फंडा था भाई। बेटा फेरस ऑक्साइड भी कैसा है न्यूट्रल, फेरिक ऑक्साइड भी कैसा है न्यूट्रल, सो पूरा का पूरा कंपाउंड कैसा हुआ न्यूट्रल। इस की पॉइंट को याद रखना, चाहे मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो या मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट हो। मेरी इस लाइन को कॉपी में लिख लेना, चाहे मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो या मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट हो, कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा। चाहे मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो या मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट हो, कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा। इस की पॉइंट को बेटा आपने ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए सीन क्या होगा। सो अगर हमारे पास Fe.94O है, इसका रीजन क्या है, यहाँ पे बेटा सारे आयरन Fe+2 नहीं बल्कि कुछ आयरन Fe+3 भी हैं। +3 होने के कारण अब वो ऑक्सीजन को कम मात्रा में बैलेंस कर देंगे। Fe+2 वाला एक कैटायन एक एनायन को बैलेंस करता है, लेकिन Fe+3 वाला क्या होगा, 2 Fe+3 3 ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो जिस कारण से ये पूरा का पूरा रायता फैलता है। सो देखिए सीन समझिएगा, मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, दिस गाय इज न्यूट्रल, दिस मॉलिक्यूल ओवरऑल जो आपको फॉर्मूला गिवन है बच्चे ये न्यूट्रल है। सो अगर ये फॉर्मूला बेटा न्यूट्रल है, दिस कंपाउंड इज न्यूट्रल, यही तो है असली बात, दिस कंपाउंड इज न्यूट्रल, ये बेटा कंपाउंड हमारा न्यूट्रल है। अच्छी बात है बेटा, ये कंपाउंड न्यूट्रल है। अब अगर ये कंपाउंड न्यूट्रल है तो आप देखो कैसे प्रोसीड करोगे, यू जस्ट गो एंड टेक 100 ऑफ दिस मॉलिक्यूल। बेटा आप इस मॉलिक्यूल के 100 फॉर्मूले ले लेंगे, सो आपने इसके 100 ले लिए। अब इन 100 FeO हाउ मेनी आयरन्स विल बी देयर, 94 Fe will be present and 100 oxygen will be present. There will be 94 Fe will be present and 100 ऑक्सीजन विल बी प्रेजेंट। ये दोस्तों यहाँ पे सीन होगा, 94 आयरन के साथ 100 ऑक्सीजन मौजूद होंगे। अब ये जो 94 आयरन है, क्या ये सारे के सारे एक ही टाइप होंगे? नहीं, इनमें से X होंगे Fe+2 और 94 - X होंगे क्या Fe+3।
ठीक है। और इनको बैलेंस करेगा कौन बेटा, इनको बैलेंस करेगा कौन, हमारे 100 O-2 आयन। अब बेटा ये सारे के सारे जो बंदे जितने बेटा ये सारे के सारे बंदे, इन सभी बंदों का चार्ज कितना होगा, 0। इन सभी बंदों का चार्ज कितना होगा, 0, क्योंकि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कैसा है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कैटायन और एनायन के चार्ज का सम 0 होता है। तो देखिए सीन क्या होगा, x Fe+2 में कितना चार्ज होगा, 2x, 94 - x Fe+3 में कितना चार्ज होगा, 3 टाइम्स, और 100 ऑक्सीजन में चार्ज कितना होगा, -200। दिस इज गोइंग टू बी 0। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन द x कम्स आउट टू बी, जल्दी से जरा सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 282 82 x दोस्तों अपना 82 निकल करके आएगा। सो दैट मीन्स बेटा यहाँ पे 82 आयरन +2 वाले होंगे और 12 आयरन +3 वाले होंगे। 82 आयरन +2 वाले होंगे और 12 आयरन +3 वाले होंगे। सो गाइस सीन यहाँ पर हमारे पास क्लियर हो गया है। आउट ऑफ दीज 94 Fe, so out of these 94 Fe, so we have 82 Fe+2 ion and 12 Fe+3 ion। अब इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ Fe+2 ion, परसेंटेज ऑफ Fe+2 ion कितना हो जाएगा, फेरस आयन का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 82/94 × 100। एंड अगर कोई पूछे परसेंटेज ऑफ फेरिक आयन कितना होगा, तो बेटा अपना 12/94 × 100 हो जाएगा, 12/94 × 100। सो बेटा जो भी परसेंटेज होगा दोस्तों, जो भी परसेंटेज होगा वो सारा का सारा परसेंटेज हमारा आयरन की ही रिस्पेक्ट निकालना होगा। हमें टोटल आयरन में से कितने परसेंट आयरन Fe+2 वाले हैं और टोटल आयरन में से कितने परसेंटेज आयरन Fe+3 वाले हैं। सो जो भी परसेंटेज होगा सारा का सारा आयरन की रिस्पेक्ट में होगा। सो दैट्स व्हाई यू आर डिवाइडिंग 82 and 12 बोथ विद 94। तो ये हमारा बेटा फेरस और फेरिक का परसेंटेज हो जाएगा। अब मैं बच्चों आप लोगों को एक सवाल देना चाहता हूँ, मैं दोस्तों आप लोगों को एक सवाल देना चाहता हूँ कि आपने बेटा बताना है यहाँ पे, आपने दोस्तों यहाँ पे बताना है कि Fe.98Cl2 में Fe.98Cl2 में कितने Ni.98Cl2 में कितने Ni+2 वाले हैं और कितने Ni+4 वाले हैं। ये दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताएंगे और मैं आपको बताऊं कि आपका आंसर सही है या गलत होगा। ठीक है। सो हमारे पास ये NiCl2 है और इसमें भी मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट है, जितना होना चाहिए उससे कम है। रीजन वही है कि कुछ Ni हमारा Ni+4 में कन्वर्ट हो गया है, तो जिस कारण से मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आया। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कितना परसेंट आयरन Ni+2 वाला होगा और कितना परसेंट आयरन Ni+4 वाला होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा मेटल एक्सिस और मेटल डेफिशिएंट का नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कंप्लीट होता है। अब बचता है सिर्फ एक लास्ट सेक्शन, क्या, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो आइए चलिए उसको भी कंप्लीट कर। ओके गाइस, सो अब हम लोग आगे अपने इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स पे। देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, इंटेंशनली हम लोग अपने क्रिस्टल में किसी दूसरी चीज को ऐड करते हैं। इंटेंशनली क्वांटिटेटिव मात्रा में अपने क्रिस्टल में कुछ दूसरे फॉरेन सब्सटेंस को ऐड करना टू इनहैंस इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड डोपिंग। ठीक है। तो ये जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज अगर हम क्रिस्टल में ऐड कर रहे हैं, चाहे वो अच्छे के लिए या बुरे के लिए, तो वो इम्प्योरिटी कहलाती है। अब ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट हम लोग अपने मन से ऐड कर रहे हैं प्रॉपर्टीज को इनहैंस करने के लिए। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था आपको कि सारी की सारी इम्प्योरिटीज गंदी नहीं होती हैं। जैसे कि गोल्ड में हम लोग इम्प्योरिटी डालते हैं वो उसके अच्छे के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए डालते हैं। ऐसे हम लोग सेमीकंडक्टर्स में पी टाइप और एन टाइप डोपिंग करते हैं टू इनहैंस देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो यही टाइप के बच्चों कुछ केसेस को हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। हम लोग एक सॉल्ट में किसी दूसरे सॉल्ट को ऐड कर रहे हैं क्वांटिटेटिव मात्रा में, क्वांटिटी के साथ, मेजरमेंट के साथ, टू इनहैंस इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है। तो आइए चलिए यहाँ पर देखते हैं किस तरह के सवाल बनते हैं, इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है। सो देखिए यहाँ पे जो सवाल हमारे बनते हैं वो इस तरह के बनते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए जो सवाल अपने बनते हैं वो इस तरह के बनते हैं कि अगर मान लीजिए हम लोग इफ इन NaCl crystal if in NaCl crystal 10 to the power minus 4 mole percent of 10 to the power minus 4 mole percent of strontium chloride is added, then calculate the number of cationic vacancies per mole of NaCl
देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज पर मोल ऑफ NaCl। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पे सवाल है। अब देखिए क्या कैटायनिक वैकेंसीज पैदा हो गई, क्या कितना NaCl में क्या स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाला, ये सारे रायते को आइए चलिए समझते हैं। सो बच्चों लोग समझिए यहाँ पे देखिए सीन क्या है। बच्चों देखिए हमारे पास NaCl का क्रिस्टल है दोस्तों, देखिए अपने पास NaCl का क्रिस्टल है और इस NaCl के क्रिस्टल में तुमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल दिया, ठीक है। अब देखो कैसे ही मिक्सिंग कर रहे हो, आपने NaCl लेना, उसको मोल्टेन कर देना है और उस मोल्टेन NaCl में बेटा क्वांटिटी के साथ, मेजरमेंट के साथ आपने कुछ स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल दिया है, उसमें क्वांटिटी के साथ आपने स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल दिया है। अब सीन यहाँ पर भी वही है। क्या सीन है बेटा यहाँ पर भी? बेटा न्यूट्रल NaCl में आपने न्यूट्रल स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल दिया है तो फाइनल मिक्सचर हमारा न्यूट्रल ही रहेगा। इस चीज को अगर आप याद रखोगे तो कभी भी किसी भी सवाल में आप फंसोगे नहीं, चाहे वो जेईई मेन, जेईई एडवांस, नीट, किसी का भी सवाल हो। सारी की सारी डिफेक्ट्स के बाद बंदा न्यूट्रल ही रहता है। सारे के सारे डिफेक्ट के बाद बंदा हमारा न्यूट्रल था और न्यूट्रल ही रहेगा, ठीक है। ये चीज को आपने ध्यान देना है। अब देखो बेटा NaCl और स्ट्रोंशियम क्लोराइड को आपने गर्म करके मिक्स कर दिया है तो देखो होगा क्या। जैसे कि हमने बेटा बाइनरी कंपाउंड में आपको पढ़ाया था कि हमारा एनायन, बेटा एनायन हमारा मेन लैटिस फॉर्म करता है। बेटा एनायन हमारा मेन लैटिस फॉर्म करेगा, जो हमारा एनायन है वो मेन लैटिस फॉर्म करेगा, ठीक है। तो Cl माइनस यहाँ पर भी है, Cl माइनस यहाँ पर भी, किसी का भी Cl हो वो बेटा मेन अपना लैटिस बना देगा। Cl 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 हर जगह बेटा Cl माइनस बन गया है, ठीक है। अब इस Cl माइनस के लैटिस में हमारा Na प्लस मौजूद होगा, इस Cl माइनस के लैटिस में हमारा Na प्लस मौजूद होगा। चलो भाई ठीक है, Na प्लस मौजूद है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे क्या हो जाएगा बेटा, Na प्लस की जगह पे कौन मौजूद है? Sr+2 ना, आपने SrCl2 भी डाल दिया ना। सो कहीं कहीं पर क्या होगा, Na प्लस की जगह पर कुछ कुछ जगहों पे 10,000 में एक जगह, 1 लाख में एक जगह, कुछ कुछ जगहों पे क्या होगा, बहुत रेयर केसेस जगहों पे क्या होगा, हमारा Na प्लस की जगह पे Sr+2 आ जाएगा। अब जब भी बेटा Na प्लस की जगह Sr+2 आएगा तो एक लफड़ा होगा। क्या लफड़ा होगा? विद एवरी Sr+2, विद एवरी Sr+2, हर एक Sr+2 के साथ देयर विल बी एडिशन ऑफ +2 चार्ज। Sr+2 जब भी आएगा तो अपने साथ +2 चार्ज लेके आएगा, और जब ये +2 चार्ज लेके आएगा, जब ये Sr+2 चार्ज लेके आएगा, देन टू मेंटेन न्यूट्रलिटी हमें उसके एवज में 2 Na+ को रिप्लेस भी करना होगा। रिप्लेस क्या, उसके आसपास की जगहों से हमें खाली करना होगा, क्योंकि आपने Sr+2 डाला है तो वहां पे Na+ को आपने हटाना होगा, सो दैट चीजें न्यूट्रल है। सीन समझना, Cl माइनस हर जगह लैटिस पे मौजूद है, Cl माइनस साथ Na+ मौजूद है, लेकिन कहीं कहीं पर Na+ की जगह Sr+2 होगा, कहीं कहीं पर Na+ की जगह Sr+2 होगा। जहां कहीं पर भी Na+ की जगह Sr+2 होगा, देन बिकॉज ऑफ Sr+2 चार्ज विल बी +2 चार्ज हमारा 2+ चार्ज आ गया। Na+ होता तो +1 चार्ज आता, बट Sr+2 आया तो अपने साथ +2 चार्ज ले गया। अब अगर आपने +2 चार्ज लाया है, देन टू मेंटेन न्यूट्रलिटी आपने वहां से 2 Na+ को हटाना भी होगा। देखो क्या चीज है, इसको मैं समझा। ओके गाइस, तो देखिए एक एग्जांपल को हम लोग ले रहे हैं। सो हमने जैसे कि बेटा NaCl के क्रिस्टल में हमने SrCl2 ऐड किया हुआ है। अब जब हमने NaCl के क्रिस्टल में SrCl2 ऐड किया हुआ तो बेटा एक चीज समझिए, जो मेन लैटिस है हमारा वो Cl का ही रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। Cl पहले भी है, Cl बाद में भी, पहले वाले में भी Cl था, बाद वाले में भी Cl है। सो मेन लैटिस बड़ा N बनाता है, Cl माइनस ने मेन लैटिस बनाया हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। अब उस मेन लैटिस में हमारे इंटरस्टिशियल वॉइड्स पे हमारे कैटायन मौजूद होंगे। सो हमारे Na+ यहाँ पे मौजूद है। देखो Sr+2 बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, तो उसका अभी मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अब मैं बेटा आपको Sr+2 का सीन बना रहा हूँ। देखो Sr+2 हमारा बहुत कम मात्रा में 10⁻⁴ मोल% में है। सो जो मेन लैटिस आपको दिखेगा वो NaCl का ही दिखेगा, मेन लैटिस हमको NaCl का ही दिखेगा। सीन कुछ ऐसा समझिए, अगर मान लीजिए इंडिया में 100 विदेशी आके रह जाए तो क्या मैं इंडिया को विदेश बोलूंगा? क्या नहीं भाई, इंडिया ही रहेगा भाई। 130 करोड़ इंडियंस में 100 विदेशियों के कारण कुछ चेंज नहीं होगा, हम उनके कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर लेंगे। सो रहेगा अपना इंडिया। तो ऐसे ही बेटा NaCl में भी थोड़े बहुत Srcl2 के आने से मेन लैटिस NaCl का ही रहेगा, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर क्या होगा, NaCl की Na+ की जगह पर Sr+2 मौजूद होंगे। इसी तरह से जब हमारे इंडिया में कुछ 100 विदेशी आ जाएंगे तो कुछ कुछ कॉलोनीज में ऐसा क्या होगा, कुछ कुछ कॉलोनीज के कुछ कुछ फ्लैट्स में ऐसा क्या होगा, इंडियन की जगह फॉरेनर्स रह रहे होंगे। तो ऐसे ही बेटा NaCl के क्रिस्टल में भी कुछ कुछ जगहों पर
Na+ की जगह Sr+2 हमको देखने को मिलेगा। अब जब आप Na+ की जगह Sr+2 ऐड कर रहे हो, जब आप Na+ की जगह Sr+2 ऐड कर रहे हो, then with every addition of Sr+2, with every addition of Sr+2, बेटा मैंने क्या किया, मैंने 2 Na+ को हटा दिया। With every addition of Sr+2, we will remove 2 Na+, we will remove 2 Na+। सोसाइटी में से 2 Na+ को जाना पड़ेगा, क्यों? So that चीजें न्यूट्रल रहें। So with every addition of Sr+2, we will remove 2 Na+, we will remove 2 Na+। हर एक Sr+2 के आने से हमने बेटा 2 जगह खाली की है, हमने 2 जगह खाली की है। यहाँ पर Na+ था, यहाँ पे Na+ था, उसमें से एक खाली जगह पे Sr+2 आ जाएगा और ये खाली जगह क्रिएट हो जाएगी क्या? कैटायनिक वैकेंसी, कैटायनिक वैकेंसी, जिसके बारे में सवाल बना हुआ है। इसी तरह चलिए एक और Sr+2 को ऐड करते हैं, एक और Sr+2 को ऐड करते हैं। चलो एक और Sr+2 को हम लोग ला रहे हैं। सो हर एक Sr+2 को आते ही बेटा, हर एक Sr+2 के आते ही हमने 2 Na+ को क्रिस्टल में से हटाना पड़ेगा, सो दैट क्रिस्टल रिमेन न्यूट्रल। सो हमने एक Sr+2 लाने जा रहे हैं और उसके आते ही हमने 2 Na+ को हटाना होगा। सो यहाँ पे चलो हमने Sr+2 प्लेस कर दिया, एक यहाँ पे Na+ गायब किया, एक यहाँ पे गायब किया। ये जो Na+ गायब हुआ दैट इज व्हाट हमारा कैटायनिक वैकेंसी। सो यहाँ पे दोस्तों सीन क्या हो रहा है? एवरी Sr+2 will replace 2 Na+, will replace 2 Na+, every Sr+2 will replace 2 Na+ from crystal। और इन 2 Na+ में से, इन 2 Na+ के जाने से जो 2 वैकेंसी होंगे, आउट ऑफ दीज 2 वैकेंसी, आउट ऑफ दीज 2 कैटायनिक वैकेंसी, बेटा इन 2 कैटायनिक वैकेंसी में से one will be occupied by Sr+2 and other will remain vacant, बेटा एक पोजीशन तो Sr+2 ऑक्यूपाई कर लेगा और एक पोजीशन खाली रहेगी। सो ओवरऑल एवरी Sr+2 विल जनरेट 1 कैटायनिक वैकेंसी, ओवरऑल एवरी Sr+2 विल जनरेट 1 कैटायनिक वैकेंसी। इसी तरह से बेटा अगर इस एग्जांपल में SrCl2 की जगह पर AlCl3 होता तब क्या होता? तो ऐसे केस में एवरी Al+3 विल रिमूव क्या? एवरी Al+3 विल रिमूव क्या? 3 Na+ फ्रॉम इट्स लैटिस। हर एक Al+3 आते ही 3 Na+ हटाएगा और इन 3 Na+ के हटने पे जो कैटायनिक वैकेंसीज होंगी उनमें से एक पे तो Al+3 बैठ जाएगा और 2 कैटायनिक वैकेंसीज हमारी क्रिएट हो जाएंगी। सो एवरी Al+3 विल रिप्लेस 3 Na+ फ्रॉम क्रिस्टल एंड आउट ऑफ दीज 3 कैटायनिक वैकेंसी 1 विल बी ऑक्युपाइड बाय Al+3 एंड 2 विल रिमेन वेकेंट। सो वहां पे क्या होता है? हर Al+3 2 कैटायनिक वैकेंसीज क्रिएट करता, क्योंकि एक में तो बैठ गया तो 2 खाली है हमारे पास। तो ये दोस्तों यहाँ पे सीन होगा। अब चलिए आते हैं सवाल के न्यूमेरिकल्स पे, आते हैं बेटा इस सवाल के न्यूमेरिकल्स पे। सो सीन अपना दोस्तों ये है कि हमने NaCl में 10⁻⁻4 मोल परसेंट SrCl2 ऐड किया है। हमने बेटा NaCl में 10⁻⁴ मोल परसेंट SrCl2 को ऐड किया हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझाता हूँ बेटा। परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 NaCl में, परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 NaCl में आपने 10⁻⁴, 100 मोल NaCl में आपने 10⁻⁴ मोल SrCl2 के ऐड की हैं। इन एवरी 100 NaCl 10⁻⁴ मोल SrCl2 ऐड किए हुए हैं। 10⁻⁴ SrCl2 के आने से टोटल बेटा 10⁻⁴ Sr+2 आ गए हैं क्रिस्टल में, 10⁻⁴ Sr+2 आ गए क्रिस्टल में। और ये 10⁻⁴ Sr+2, ये 10⁻⁴ Sr+2 विल क्रिएट 10⁻⁴ कैटायनिक वैकेंसी। दे विल जनरेट 10⁻⁴ मोल कैटायनिक वैकेंसी। याद है ना अभी जो मैंने बताया था? हर एक Sr+2 2 Na+ को रिप्लेस करेगा और 2 की खाली जगहों में एक पे खुद बैठ जाएगा, एक जगह नेट खाली बचेगी, ठीक है, जिसको हम कैटायनिक वैकेंसी कहेंगे। सो 10⁻⁴ कैटायनिक वैकेंसी विल बी क्रिएटेड इन 100 मोल NaCl, इन 100 मोल NaCl, ठीक है। सो एक NaCl में, सो इन एवरी 1 मोल NaCl, सो इन एवरी 1 मोल NaCl,
So in every 1 mole NaCl there will be 10 to the power minus 6 mole cationic vacancy. There will be 10 to the power minus 6 mole cationic vacancy. अब बेटा इस मोल को अगर हम पूरा कन्वर्ट करना चाहे तो मोल कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 10 टू द पावर माइनस 6 मोल कैटायनिक वैकेंसी। अब अगर आप चाहें तो इसे पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 10 टू द पावर माइनस 6 मोल, 10 टू द पावर माइनस 6 मोल का मतलब है 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कैटायनिक वैकेंसी, कैटायनिक वैकेंसी। और इसको अगर हम पूरा सॉल्व आउट करेंगे देन इट विल बी 6 इंटू 10 टू द पावर 17 cationic vacancy. It will be 6 into 10 to the power 17 cationic vacancy per mole of NaCl, per mole of NaCl। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पर सीन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर इस सवाल में बेटा SrCl2 की जगह AlCl3 होता तो एवरी AlCl3 2 कैटायनिक वैकेंसी कर रहा था, तो वहां पे बेटा आंसर हमारा 2 टाइम्स हो जाता, ठीक है। सो आई होप बच्चों इसी के साथ हम लोगों का ये मोल सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट का पोर्शन कंप्लीट होता है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अपनी आज कंप्लीट हो जाती है। रेडियस रेशियो का एक छोटा सा की बचा हुआ है, उसको भी बेटा डाल देंगे। बट बेटा ये चैप्टर हम लोगों का ऑलमोस्ट 99% कंप्लीट हो गया है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि अभी मैं यहाँ पे बेटा इसमें 3-4 वीडियोज और डालूंगा। एक रेडियस रेशियो का डालूंगा, एक कंप्लीट सॉलिड स्टेट इन 1 शॉट डालूंगा और 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियो डालूंगा। लेकिन उन सबसे पहले अब आपको इस पूरी सॉलिड स्टेट की वीडियो सीरीज को आप देख सकते हैं टेलीग्राम पे जो 360 क्लास 12 केमिस्ट्री का जो अपना लिंक है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे रहा हूँ, उसमें जो सॉलिड स्टेट की शीट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसको पूरा आप लगा सकते हैं। बेटा पूरा का पूरा आप सॉलिड स्टेट की शीट को लगा सकते हैं और अच्छे से सॉलिड स्टेट की तैयारी करिए, ठीक है। इसके साथ साथ मैं अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी बच्चों फ्री जो क्लासेस हैं वहाँ पे मैं आपको एल्किल हैलाइड भी पढ़ा रहा हूँ, तो उसका भी लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप लोग एल्किल हैलाइड को भी, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म हमारा पोर्शन कंप्लीट होने वाला है, तो आप वहाँ पर भी जाकर के एल्किल हैलाइड के वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। हमेशा की तरह एक ही चीज़ बोलता हूँ, लॉकडाउन में सेफ रहिए, अच्छे से रहिए और क्या कहते हैं, खूब बच्चों इस टाइम को यूटिलाइज करिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं बेटा, यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, घर पे बैठ के उसको तैयारी करिए। इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे फैकल्टीज हैं, इतने सारे मेहनत कर रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं आपके लिए। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो बेटा पूरी आप तैयारी कर सकते हैं। सो आपको कहीं कुछ और चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। यूट्यूब पे जो मटेरियल दिया हुआ है उसको एफिशिएंटली यूज़ करिए, डिस्ट्रैक्शन पे मत जाइएगा, एफिशिएंटली यूज़ करिएगा। हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत करूँ तो थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, जिससे उनका भी भला हो जाए और मैं भी थोड़ा सा फेमस हो जाऊँ, ठीक है। तो इतना चलिए आप लोगों को मेरे लिए भी करना होगा। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।